सभी भाइयों को राम राम। मैं सुनील पाठक बोल रहा हूँ जी। और मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन में अगर आपको नौकरी ढूंढनी है तो किस तरीके से आप अपना सीवी बनाएं जिससे कि वो जाते ही शॉर्ट लिस्ट हो जाए और आपको प्रोडक्शन में नौकरी भी मिल जाए। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य केवल ये है कि कोई भी मेरे देश में, मेरे भारत देश में, मेरे हरियाणा में, किसी भी राज्य में कोई बेरोज़गार न रहे, इसलिए मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। अब देखिए, जैसे मैं अपने माई कंप्यूटर में आता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सीवी है। मेंटेनेंस का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं और क्या उसके क्वेश्चन आएंगे, और प्रोडक्शन का आज बताता हूँ। अब ये सीवी खुल गया है। अब इसको भी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपका मेल आईडी होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर 2 हो तो और भी अच्छे हैं, 1 हो तो भी ऐसा हो कि उस पर कॉल कम से कम आए, अच्छी कंपनी का हो, क्योंकि बीएसएनएल का नंबर कभी कभी मिस हो जाता है, सरकारी कंपनी है, इसलिए एक अच्छी प्राइवेट कंपनी का कोई फ़ोन नंबर रखें जिसमें कि कॉल आपकी आ सके। नंबर दूसरी बात, अपना नाम लिखें और क्या आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें। कि मैनेजर प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैनेजर प्रोडक्शन पोस्ट लिखें। अपना एड्रेस कंप्लीट लिखें, पिन कोड सहित, हाउस नंबर हो तो और भी बढ़िया है। इसके बाद थोड़ा सा हिंट अपनी कंपनी के बारे में दे दो। जैसे JCBL लिमिटेड में मैं काम करता था तो वहाँ पे क्या होता था, बस बॉडी हम बनाते थे, तो कंपनी हमारी बस बॉडी बिल्डिंग में काम करती है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ वहाँ दे दो, इससे कि शॉर्ट लिस्ट होने में उनको आसानी रहेगी। उनको बस बॉडी बिल्डिंग में चाहिए, सीट मेटल और बस बॉडी बिल्डिंग एक ही चीज़ होती है, इसके लिए चाहिए, तो वो आपको फ़ौरन शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे ऊपर वाली लाइन ही देख के, केवल पहला पैरा देख के। अगला फेस आता है एड्रेस, और इसके बाद कि जो आपने किया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन हैं वो इसमें आप लिखें, किस साल में आपने पास करी और कितने % मार्क्स उसमें आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन हरियाणा बोर्ड से की मैंने 64% मार्क्स में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मानेसर से 2001 में, 67% मार्क्स। और बीटेक मैकेनिकल दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 2005 में 69% मार्क्स। और CNC प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में है, मैंने वहाँ से कोर्स किया है, ये आप इसमें देख सकते हो। और मेरी कंपनी है अभी JCBL लिमिटेड, जहाँ मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। 2015 से मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। कोर एरिया क्या है? कोर एरिया का मतलब ये है कि जो आप लुक आफ्टर कर रहे हो, आप लुक आफ्टर भी लिख सकते हो कि लुक आफ्टर क्या है आपका JCBL में या अपनी कंपनी में। लुक आफ्टर इन मारुति या लुक आफ्टर इन JCBL, लुक आफ्टर इन सिग्मा, ये आपने यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ एक ब्रीफ दे सकते हो अपने बारे में कि कोऑर्डिनेट फाइनल असेंबली की, मैं फाइनल असेंबली को देखता हूँ, प्रेस शॉप को देखता हूँ, स्ट्रक्चर शॉप को देखता हूँ। सीट मेटल पार्ट फैब्रिकेशन होता है, जैसे डोर वगैरह होते हैं कार के या बस के डोर होते हैं, उसका फैब्रिकेशन। और CNC मशीनिंग देखता हूँ, HMC ओरिजिनल मशीन सेंटर, वर्टिकल मशीन सेंटर शॉप, ये मेरे पास हैं। इसमें फानुक सीमेंस के ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं और 3, 4, 5 और 6 एक्सिस की रोटरी स्पेशल पर्पज़ मशीन हैं जो हमने ताइवान से मंगाई है, मैं उनका लुक आफ्टर करता हूँ। और ये एक मतलब जो आपकी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का कॉलम आ गया कि आपने वहाँ लिखना है, भले ही आपको वो काम आता हो या नहीं आता हो। इसकी तैयारी की जा सकती है इंटरनेट पे देख के कि 5M प्लानिंग क्या है, सीधा लिखो गूगल में, पता लग जाएगा 5M प्लानिंग क्या है। तो जैसे ईयरली, मंथली, वीकली, डेली और 5M प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर इवैल्यूएट करंट सिचुएशन, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, अभी वर्तमान में हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या हमारी अचीवमेंट है, इसका प्लान ईयरली, मंथली और वीकली का अपने एरिया में डिस्प्ले करता हूँ।
कोऑर्डिनेट विद पीपीसी एंड स्टोर टू इंश्योर मटेरियल अवेलेबिलिटी एज पर प्लान। जो हमारी कंपनी का प्लान है कि हमने कस्टमर को ये देना है, तो उसके लिए मुझे पीपीसी से और स्टोर से भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे सामान वो अरेंज करेंगे तभी तो मैं बनाऊंगा, नहीं मैं कैसे बना दूंगा। एफएमएस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम टू बेंचमार्क प्रोडक्शन, कि किस तरीके का फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है कि ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्शन के लिए जो भी माल की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि हम अपना टारगेट क्वालिटी और लीड टाइम के अनुसार अचीव कर सकें। प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हम कस्टमर की कंप्लेंट को कम कर सकें। और इन हाउस रिजेक्शन का ढेर लग जाएगा अगर, तो क्या फ़ायदा है प्रोडक्ट बनाने का। इसलिए इन हाउस रिजेक्शन पे भी हमारा कंट्रोल लेना चाहिए कि इन हाउस रिजेक्शन को भी कंट्रोल करें, जिससे कंपनी के लॉसेस कम हों और कस्टमर कंप्लेंट को भी जीरो पे ले आएँ। और क्वालिटी पैरामीटर भी कम से कम 3 साल हम देश के अपने कस्टमर को। अब ये है इंश्योर इनिशियल सैम्पलिंग, फाइनल सेटअप, इंस्पेक्शन इन रनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। कुछ नया पार्ट डेवलपमेंट होता है तो इसकी सैम्पलिंग होती है जब तक फाइनल सेटअप न हो जाए, और फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद तब इसकी मास प्रोडक्शन चालू होती है। तो इसको कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, कि जैसे हम एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जाएंगे तो चेंज मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है जिससे कि पिछले जो पार्ट आप बना रहे थे उसका सारा का सारा इनपुट मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाए 100%, और नया जो हमने आइटम बनाना है उसका रॉ मटेरियल वहाँ लग जाए लाइन पे। तो यह चेंज मैनेजमेंट। इंश्योर प्रोडक्शन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कि हमने जो है प्रोडक्शन बनाना तो है, पार्ट तो बनाने हैं, कार बनानी है या जो भी हम काम कर रहे हैं वो बनाना है, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बनाना, हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बनाते हैं, और उसी के अनुसार हम रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। ये नहीं कि रॉ मटेरियल किसी और का आ रहा है, हमने बनानी है, बस कार का सामान आया जा रहा है, कार का हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो इसको रोकने के लिए हम ये मतलब इसका ध्यान रखते हैं कि भाई प्रोडक्शन बस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम बनाएं, और रॉ मटेरियल भी उतना ही हमारे पास हो जितना हमने बनाना है। इन प्रोसेस रिजेक्शन एनालिसिस, कि भाई रिजेक्शन तो आ गई, इन हाउस रिजेक्शन आ गई, लेकिन इसका एक एनालिसिस भी होना चाहिए कि भाई ये भविष्य में नहीं आई। डेली आपके 10 पीस अगर गड़बड़ हो रहे हैं, 10 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका रीज़न ढूंढ कर उसको परमानेंट सोल्यूशन उसका देना है, जिससे कि आपका अगर ये 5% रिजेक्शन है तो मैं ये नहीं कहता 5 को 0 कर लोगे आप, कोई भी नहीं कर सकता 0 तो, लेकिन 5 को 4, 3, 2, 1% पे तो ला सकते हैं। और इसका रूट काज लाने के बाद इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और एक एक्शन प्लान भी कुछ ऐसा होता है कि सोल्यूशन हमने आज तो टेम्परेरी तो दे दिया, लेकिन उसका एक एक्शन प्लान भी हमने बनाना पड़ेगा। कल को ISO की या TS की ऑडिट होगी तो इसके लिए हम उसके प्रिपेयर करके रखेंगे। प्रिपेयर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि हम काम कर रहे हैं लगातार सालों से, हमें पता ही नहीं किस लड़के ने कितने % काम किया, किसी ने कितना किया। डेली लिखा रहे 300 पीस, 400 पीस, 800 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस, क्योंकि इतने लड़कों में, या फिर आपके नीचे सुपरवाइज़र काम करते हैं, उनका पैरामीटर क्या है, उनको कैसे पता लगेगा कि जब आप उनको अगले साल प्रमोट करने की सिफारिश करोगे, किसको करोगे प्रमोट, ये आपके पास भी तो एक डाटा होना चाहिए। अपने बॉस को कैसे जाके दिखाओगे आप कि भाई मैं इस लड़के को चाहता हूँ ग्रेड चेंज हो जाए, इस लड़के की चाहता हूँ कि सैलरी इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए भी आपके पास एक डाटा होना चाहिए साल भर का। जब अपने बॉस के पास आप जाके इसकी मीटिंग करोगे तो डाटा उनके सामने रखोगे, तो जो आप चाहते हो फिर बॉस को वही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें क्या है कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि मंथली आप कितना रिजेक्शन कम कर रहे हो, मंथली कितनी आपकी प्रेजेंटेशन आ रही हैं, कि लड़के हैं जो प्रेजेंट हैं छुट्टी कितने % मार रहे हैं, और रिजेक्शन किसकी शिफ्ट में कितनी आ रही हैं, किस सुपरवाइज़र की शिफ्ट में कितनी रिजेक्शन आ रही है, कौन अपना इसका रूट काज फाइंड करके दे रहा है, सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे, कौन रूट काज प्रोवाइड नहीं कर रहा,
कौन वाई वाई एनालिसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केवल बनाए जा रहे हैं। तो भले ही कोई ज़्यादा पीस बनाता हो, लेकिन अगर वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए सिस्टम प्लस ज़्यादा काम करना चाहिए। KRA, एक KRA शब्द आया है यहाँ। KRA को सीधा हिंदी में समझो कि क्यों रखे आपको, ये है क्यों रखें आपको, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये बनानी होती है। और डेली ही एक मतलब एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट डेली भरी जाएगी हर एक आदमी की, जो आपके नीचे होंगे 4 सुपरवाइज़र, 8 सुपरवाइज़र, 10 सुपरवाइज़र, 10 के 10 पेज भरे जाएंगे और उन्हीं से भरवाए जाएंगे और उनके साइन भी लिए जाएंगे उस पर कि आज भी इतने ये किया, इतने बनाए, इतने रिजेक्ट आए जी, हाँ जी, इतना रिपेयर करने की कोशिश करी, कहाँ इतने रिपेयर कर दिए। दूसरे ने क्या किया, इतने बनाए जी, मैंने तो 400 बनाए जी, 100 रिजेक्ट हो गए। अच्छा तेरे 100 रिजेक्ट हो गए, रिपेयर कितने के रिपेयर नहीं हो पाए जी, 100 के 100 रिजेक्ट हो गए। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम KRA रिपोर्ट के द्वारा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के द्वारा ये देख सकते हैं कि 30 दिन में उसने कितनी तो रिजेक्शन करी, 30 दिन में उसने कितना माल बनाया, 30 दिन में अपने लड़कों से कितना उसने काम लिया या नहीं लिया, या बिना बताए उसके लड़के छुट्टी मार रहे, क्यों मार रहे हैं, उन्हें हेल्प चाहिए तो मैनेजमेंट देगी ना हेल्प, लेकिन उसके लिए डाटा तो चाहिएगा। तो डाटा ये हमने मैनेजर का ये फर्ज है कि वो KRA रिपोर्ट के अनुसार अपनी एक तैयार रखे कि कल को मीटिंग में कोई बुला ले तो फटाक से वहाँ बता दे कि ये बात है, कि सच्चा डाटा है उसमें। तो आप भी देख सकते हो लॉग बुक में डेली। तो ये तो हो गया मतलब परफॉर्मेंस। अब है वही हमारे पास प्रोडक्शन में कुछ टूल और फिक्सचर भी होते हैं, उसकी भी एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, उसकी कैलिब्रेशन रिपोर्ट हो, और उसकी एक लोकेशन भी फिक्स हो प्लांट में कि केवल यहीं रहेगी ये टेबल, यहाँ रहेगी तो इसकी मार्किंग होगी कि भाई यहीं रहेगी ये टेबल, ये लैपटॉप यहाँ है तो यहीं रहेगा, ये बिजली का बोर्ड यहाँ हमने लगाया तो ये इसकी एक लोकेशन फिक्स है। डस्टबिन हमने जहाँ रखा उसकी एक लाइनिंग लगा दी हमने कि जिससे कि डस्टबिन ये नहीं आज तो यहाँ पड़ा है कल वहाँ, चौथे दिन पता नहीं लगेगा कहाँ गया वो डस्टबिन। तो लोकेशन फिक्स, हर चीज़ की हमने लोकेशन फिक्स करके रखनी है। टूल की भी कि कहाँ डाई पड़ी है, कहाँ पंच पड़ा है, कितने नंबर पंच है, ये सब लिखा होना चाहिए उसके जहाँ पे उसका स्टोरेज एरिया है, जिससे कि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। और जैसे हमने उसको काम में लेना है, काम ख़त्म होने के बाद हम उसको वहाँ वापस उसी जगह पे सारा सामान उसका रख सकें। नहीं कई बार क्या होता है, इसकी तो एक डावल पिन गुम हो गई। ऐसे कैसे गुम हो गई भाई, जब डावल पिन आप पूरी लगा के इसमें लेके गए थे, निकल कहाँ गई वो, क्योंकि डावल पिन ऐसे तो निकलती नहीं है, चोट मारे बगैर वो निकलती नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड फिट होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि अननेसेसरी टाइम लगेगा जब हम डावल नहीं बनवाएंगे टूल रूम में, फिर उसमें लगाएंगे। इसलिए इसको एक और सोल्यूशन हमने किया है कंपनी में कि जैसे इसमें 4 डावल हैं तो चारों डावलों में हमने ऊपर छेद करके और उसमें एक चैन लगा दी, जिससे कि कोई निकालेगा भी तो वो कहीं दूर नहीं जाएगी, चारों इकट्ठी रहेंगी। इस तरीके से आप इसमें काइजन कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल और ऑप्टिमाइजिंग, ये है एक नया फंडा, ये कॉलेजों में इसमें नहीं मतलब इसके बारे में बताया जाता। जो हमारा कंट्रोल है, प्रोसेस कंट्रोल है, एक प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम होता है, वो हमारा है, हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब भी यहाँ पे ये कहूँगा मैं, उसे नापा जाना चाहिए कि अगर जैसे एक बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं तो वो नापा जाना चाहिए कि कितने टॉर्क पे 150, 40 टॉर्क, 20 टॉर्क, 2.5 से 3, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जितने भी नट बोल्ट हैं उसका, कि भाई टाइट करेंगे तो हम इसे करेंगे, उसे कहते हैं इफेक्टिव प्रोसेस कंट्रोल। कि ये नहीं है कि बस हमने यहाँ कंट्रोल लगा दिया जी कितना, थोड़ा सा इसने बस एक चाबी के लिए टाइट करना है, ऐसे नहीं है। स्टैंडर्ड चीज़ के द्वारा उसे टाइट किया जाएगा। या तो रेचिट कट ऑफ टाइटनिंग टूल आते हैं, उसको आप सेट कर सकते हो, 50 टॉर्क, 40, 10, 20, 30 छोटे के काम के लिए आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। 50 से ज़्यादा टॉर्क आएगी ना उससे पहले कट हो जाएगा। तो इस तरीके का मतलब ये कंट्रोल होना चाहिए। और उसको ऑप्टिमाइज करना है कि आज हम बड़े यंत्र से काम करें तो हमने धीरे धीरे करके उसको छोटे में
या 4 आदमी हम वहाँ लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने वो 3 से कंट्रोल करना है, और धीरे धीरे हमने उसे ऑप्टिमाइज करके, मतलब और छोटा करके काम को, प्रॉब्लम को और छोटी करके करते हुए, और उसे लगातार देखते रहना चाहिए कि ये हमारा काम ये नहीं है कि हमने आज तो चल हमने तो ऑप्टिमाइज कर दिया, प्लांट का रिलोकेशन कर दिया, 2 मशीनों पे 1 लड़का लगा दिया। ये कोई प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, ये तो लगातार निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, और इसको देखते ही रहना है, मॉनिटरिंग करते ही रहना है, इसका क्वालिटी कंट्रोल और इसका ऑप्टिमाइजिंग और मॉनिटरिंग। और पोकोयो का तो सबको पता ही है कि पोकोयो का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी मतलब फॉल्ट आगे तो जाए ही ना कस्टमर के पास। ह्यूमन फॉल्ट कोई भी हमारा अगर कहीं भी कस्टमर के पास चला जाता है तो उसका एक पोकोयो के लगा देते हैं वहाँ, मतलब फेल प्रूफिंग भी कह सकते हैं इसके पोकोयो को, कि फेल प्रूफिंग, आदमी चाह के भी वहाँ गलती ना कर सके, इसको कहते हैं पोकोयो के, जिससे कि ह्यूमन फॉल्ट हमारे आगे ना जाए। कोऑर्डिनेट टूल रूम में मेंटेनेंस फॉर स्मूथ रनिंग और मशीन। अब ये भी है कि भाई मशीन तो बढ़िया चलनी चाहिए, लेकिन बढ़िया प्रोडक्शन वाला ही थोड़ा कर देगा सब काम, आपको मेंटेनेंस से भी बात करनी पड़ेगी। अब मेंटेनेंस तो एक लिस्ट ला दे देगा तुम्हें महीने की, मुझे तो ये करना है, इनका पीएम आएगा, 10 मशीनें तो आपकी पीएम में जा रही हैं, तो फिर प्रोडक्शन कैसे निकालोगे। सीधा ये है कि मान ले ए टाइप का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और बी टाइप का एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ए और बी मिलके सी टाइप का एक प्रोडक्ट हो जो तुम किसी को देते हो। तो अगर एक एरिया का अगर प्रिवेंटिव होना है तो दूसरे एरिया में डबल प्रोडक्शन करो उसकी, जो ए टाइप का पार्ट बना रहे हो उसकी डबल प्रोडक्शन करो। फिर जैसे ही वो दूसरे पीएम में जाएंगे, वो डबल प्रोडक्शन के बाद वो पीएम में चली गई, इधर वाली मशीन रनिंग हो गई, तो उस पर फिर डबल निकालो उसी दिन का। तो इसलिए हमारा टाइम का लॉस भी नहीं होगा, हमारी मैन पावर का भी लॉस नहीं होगा, और हमारा प्रोडक्ट भी टाइम पे कस्टमर के पास चला जाएगा। तो ये स्मूथ रनिंग ऑफ मशीन की मेंटेनेंस से बात करके प्रिवेंटिव किस तरीके से होना है ये सेट करना। 1 by 1 फ्लो, काइजन, फीफो, टीपीएम, टाई, जेड, टाइम मोशन स्टडी, प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन। 1 by 1 फ्लो, ये कोई इंडियन कंपनी में तो मैंने आज तक देखा नहीं कहीं। हाँ, जापानी कंपनी में, जापानी कल्चर में ये है कि वो लगातार इस काम में लगे रहते हैं कि 1 by 1 फ्लो हो, 1 by 1 में ज़्यादा काम होता है, और पूरा लोड का लोड लेके चलते हैं तो उसमें गलतियाँ भी ज़्यादा आती हैं। सिंगल पीस ले के चलने में फॉल्ट भी अगर आ गया तो कम से कम एक में नहीं तो दूसरे में पकड़ में आ जाएगा, लेकिन 500 पीस आपने बना दिए और उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए हुए जाएंगे, अगर उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो 500 के 500 में वो फॉल्ट है, क्योंकि आप चेक तो कर नहीं रहे, बनाया फेंका, बनाया फेंका, बनाया फेंका। तो इसको अवॉइड करने के लिए कानबान सिस्टम है कि कानबान में भाई आप शॉपिंग एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप स्टोर से वो ऑर्डर दे के अपना सामान अपनी लाइनों पे ले सकते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें ऐसा भी है जैसे कुछ ग्रीस हैं, कुछ तेल हैं, कुछ ऑयल है, इंजन ऑयल है, तो उनकी एक समय सीमा होती है, नहीं तो कुछ दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे हमारा कोई फेविकोल है या कोई हमारा कंपाउंड है, वो कुछ एक अवधि के बाद ख़राब हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, फीफो का है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, कि जो आज आया है पहले उसको यूज़ करना है, दूसरा माल इसके पीछे लगेगा जो आएगा, तो तीसरा उसके पीछे, चौथा उसको पीछे, जब तक पहला यूज़ ना होगा अगले में से नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, एक लोट रिजेक्ट हो गया तो अगला लोट लिया जा सकता है उसको, लेकिन उसको पूरे को स्क्रैप किया जाएगा या कस्टमर एंड पे भेजा जाएगा जहाँ से हम उसे ले रहे हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन की ओवरऑल इक्विपमेंट या एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बढ़ती है टीपीएम के द्वारा। टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, और इसमें कोई इसमें कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, इसमें मेंटेनेंस भी, प्रोडक्शन भी, क्वालिटी भी और HR भी, ये सब मिलके वहाँ पे देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है।
कि सिविल वर्क के द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो सिविल वाले देखेंगे। HR वाले देखते हैं कि भाई ऐसा लड़का हम दे देंगे तुम्हें, अच्छा काम होगा, तो ये हो सकता है। उस मशीन की रीलेवलिंग हो सकती है, मशीन की रीलोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये TPM है, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। जितने जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी टोटल की क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करना है। क्वालिटी, कॉस्ट और डाउन, मतलब जैसे कि हमारा रिजेक्शन या ब्रेकडाउन, मतलब इसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, TPM में हमें यही सिखाया जाता है। TPM के पिलर होते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ा सिस्टम है, ऐसी एक दिन की एक्टिविटी नहीं है ये। लेकिन फिर भी अगर आप TPM में इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स कर देना, मैं इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। फिर भी अभी खोल देता हूँ। TPM के पिलर होते हैं, सबसे पहले तो इसका डाटा कलेक्ट होता है, फिर होता है एक जेसोहुजन। जेसोहुजन का मतलब ये है कि भाई जो जो प्रॉब्लम है उस मशीन में वो सारी एक लिस्ट में नोट डाउन करनी है, कर दी। जेसोहुजन में मतलब हमने कर दिया। फिर जो हम उसमें कर सकते हैं वो दूसरा पिलर है काइजन का, कि काइजन के द्वारा हम छोटी छोटी चीज़ों को उनमें तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में उस प्रॉब्लम को हम जितना कर सकते हैं वो कर दिया हमने, उसको ठीक कर दिया, पोका योगा लगा दिए या वो हमने काइजन कर दिए, तो ये तो हमने कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, तो जो प्रॉब्लम हम काइजन से हल नहीं कर पाएंगे उसे प्लांट मेंटेनेंस में ले लेंगे। जो जो प्रॉब्लम रहेगी उसे मेंटेनेंस के साथ मिलके उन प्लांट मतलब उसका एक मेंटेनेंस का प्लान तैयार करेंगे, जिससे कि हम उसको किसी छुट्टी वाले दिन करके और इसको वो प्रॉब्लम हम ठीक कर लेंगे। और जब हम मशीन को पूरा ठीक कर लेंगे काइजन के द्वारा और मेंटेनेंस की सहायता से, फिर हमने उसका ऑफिस TPM भी करना है। ऑफिस TPM क्या है भाई, कि ऑफिस TPM, चलो ऑफिस TPM से एक पिलर पहले आएगा कि क्वालिटी क्वालिटी TPM मतलब मशीन ठीक हो गई है, जिग फिक्सर सारे ठीक हो गए हैं, तो फिर क्वालिटी पैरामीटर पे भी तो वो फिट होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी संबंधी जो जो प्रॉब्लम हो क्वालिटी डिपार्टमेंट उसमें करेगा, या हमें कोई सजेशन देगा आप ऐसे करो यहाँ, तो दोनों पूरी टीम मिलके क्वालिटी के जो जो गड़बड़ी है उसमें वो ठीक करेंगे मशीन पे। अगर भाई जिग घिस गया है, जिग वियर आउट हो गया है, जिग टूटा हुआ है, तो टूल रूमर है सब, उसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि भाई कोई भी गड़बड़ हो जाए पैरामीटर सेट हो जाएगा कि भाई इससे ज़्यादा ज़्यादा घिस जाएगा तो नया बनेगा। आफ्टर दैट टाई है, टोटल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब जापानी फंडे हैं। कुछ इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब हमारे इंजीनियर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक टाई है, एक सिस्टम है कि कैसे बड़ी प्रॉब्लम को धीरे धीरे छोटी करके जहाँ जहाँ भी लॉसेज हो रहे हैं उसको कम करके इसी सिस्टम का नाम टाई है, कि कैसे हम प्रॉब्लमों को मिनिमाइज कर सकते हैं। भले हमें कुछ भी करना पड़े वहाँ पे, तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है। तो ये टाई में हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के छोटा करके और उसको काइजन के द्वारा हल कर सकते हैं या प्लांट मेंटेनेंस के द्वारा। ये TPM में और रह गया कि हमने इसकी क्वालिटी TPM कर दिया, फिर इसके ऑफिस TPM जो इसका रिकॉर्ड है उसकी भी तो TPM करनी है। कल को विजिट आएगी ISO/TS की, तो उसका तो पता नहीं लगेगा इसका डायग्राम कहाँ है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम कहाँ है, वो तो राम अवतार के पास ही है, उसी को पता है इसमें तो ये वायर कहाँ गया है। तो ये प्रॉब्लम का ख़त्म करने के लिए उसका ऑफिस TPM या एक उसका रिकॉर्ड रूम में एक उसका उस मशीन का एक एरिया, एक रैक, जिसमें उससे संबंधित सारे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सारी मैकेनिकल ड्राइंग, सारे हाइड्रोलिक ड्राइंग, सारी उसकी इनपुट पार्ट्स जो जो उस मशीन में है उसकी डिटेल वहाँ रखी मिलेगी। कल को हमने कोई नहीं खरीदना हो तो वहाँ से निकाल कर उसका ऑर्डर किया जा सकता है, या उसकी फ़ोटोकॉपी लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो उसको ऑर्डर करके नया मंगा सकते हैं। तो यह है मतलब ऑफिस TPM हो गया उसका। और ऑफिस TPM के बाद केवल करना है ट्रेनिंग,
कि हमने ये काम तो कर दिया, फिर इसकी ये काम किया, 10 आदमियों ने काम किया है, 10 को तो पता आपने क्या क्या किया, फिर अपनी सारी टीम को बताना है, ये सब लड़कों की ट्रेनिंग के द्वारा बताना भाई हमने ये काम किया और आपने ऐसे ऐसे करना और उनको सिखाना है। ये ट्रेनिंग में हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड में ये करना है। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर है SHE, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अगर उस मशीन में कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई है कि भैया हाथ कट जाए, उसका तो छठे महीने किसी का, या काम करते करते उसमें तो अंगूठा छिल जाए, कुछ ऐसा उसमें है जिससे कि आदमी को परेशानी है, या उसमें कुछ गलत प्रोडक्ट लोड कर दे तो मशीन का जीके टूट जाए, कुछ ऐसा है उसमें। SHE सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट से है, वैसे तो संबंधित है, लेकिन मशीन टूटना भी उसी में मानूंगा मैं, क्योंकि टूटेगा तो आदमी के लगेगा वो, क्योंकि वो भी एक इनडायरेक्ट रूप से एक्सीडेंट ही है। ठीक है ना। तो TPM में चल रहे हैं अभी, तो TPM का लास्ट पिलर है SHE सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अगर वो धुआं छोड़ रही है तो उसका हमने एक लंबी चिमनी लगानी है ऊंची, कहीं ना कम तो कुछ हमने ऐसा ISO/TS में जो रिकमेंड है उसके अनुसार हमने उसका सोल्यूशन करना है। तो इस तरीके से आपका TPM ये कंप्लीट हो जाता है। JIT होता है, एक JIT सिस्टम है, जस्ट इन टाइम, कि हर एक प्रोसेस का टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई 4 सेकंड में एक लैपटॉप ऑन होता है मेरा, 4 सेकंड में, 5वें सेकंड में मैं काम शुरू कर देता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद मैं जो भी मैंने काम करना वो शुरू कर देता हूँ। या जैसे भाई ऐसा भी देख सकते हैं कि एक पार्ट उठाने में 1 सेकंड, एक पार्ट वहाँ से उठाने में लगा, 2 सेकंड लोड करने में लगा, 3 सेकंड मशीन बटन दबाने में लगा और नीचे आई, वो काम करके ऊपर चली गई, फिर 2 सेकंड में आपने निकाला और वहाँ धर दिया। तो इस तरीके से ये लोडिंग अनलोडिंग, पहले तो लोडिंग लोडिंग नहीं, पार्ट उठाना, मशीन में लोड करना, मशीन ऑन करना, पार्ट को रिमूव करना, चेक करना और धरना, चेक भी तो करना है और फिर धरना है। तो इसमें जो लगा हुआ टाइम है, तो ये JIT के द्वारा मतलब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि जस्ट इन टाइम सिस्टम, कि हर एक उसको नापा जा सके, कि कल कोई वेरीफाई करना चाहे विजिटर या कोई ISO/TS वाला अगर वेरीफाई करना चाहे कि भाई इसमें कितना टाइम लग रहा है, उनको जी 4 सेकंड सब जगह लिखा होगा, प्रोसेस कंट्रोल जो लाइनों में ऊपर लगे रहते हैं कि उसमें सब में लिखा होता है कि इसका टाइम 4 सेकंड, इसका 5 सेकंड, ये करने का 1 सेकंड, तो उसके पैरामीटर में फिट आना चाहिए। टाइम एंड मोशन स्टडी, ये भी एक इस तरीके का मतलब सिस्टम है कि टाइम एंड मोशन स्टडी को हमने करना है। इससे क्या किया जा सकता है कि टाइम तो है हमारे पास 8 घंटे और हमने बनाने चाहिए 1000 पीस, और हम उसमें बना रहे हैं कुल 600 पीस और घंटे 8 ही हैं। तो इसको देखना है कि भाई 8 घंटे में, जब 1 घंटे में आप बनाओ हो जितना भी मतलब संख्या आ रही है, तो 8 घंटे में उतने बनने चाहिए कंटिन्यू। तो अगर 10 पीस भी बना रहे हो 1 घंटे में, चलो 1 घंटे में 10 ला लो, 8 घंटे 80 पीस बनने चाहिए, सीधी सा फंडा है। लेकिन भाई 8 घंटे, क्योंकि बिजली, पानी, जनरेटर जो भी है, एयर है, ये तो 8 घंटे चल रही है, लेकिन इनपुट तो तुम दे रहे हो 6 घंटे का। तो इसको ठीक करने के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी की जाती है कि 10 बजे तक तो कई बार स्टोर से सामान ही सामान आ रहा है, लड़के खाली बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आज सुबह 8 बजे आपने कोई पार्ट बनाना है तो उसका सामान 1 दिन पहले आपकी लाइन पे आ जाना चाहिए, जिससे कि 8 बजे सुबह काम चालू हो जाए और 8 घंटे लगातार उनको मटेरियल की कमी ना हो। इतना सामान आपके यहाँ पे होना चाहिए, या होना नहीं चाहिए तो कम से कम हाफ डे तक का तो होना चाहिए, कि जैसे आधे घंटे का फिर लंच होगा तो आधे घंटे में आप वो अरेंज कर सकते हो, अरेंज करके और आफ्टर दैट आप लंच दोबारा कर सकते हो बाद में, आधा घंटा बाद। तो ये हमारा आता टाइम एंड मोशन स्टडी में। फालतू जो टाइम लग रहा है, जो लॉसेज हैं, उनको कम किया जा सकता है टाइम एंड मोशन स्टडी से। कि एक लाइन पे 10 आदमी हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं असेंबली लाइन में, जैसे
अगर वही काम ऑपरेशन को भी ज्वाइंट किया जा सकता है कि एक सोल्डरिंग कर रहा है, दूसरा कॉन्टैक्ट लगा रहा है, कॉन्टैक्ट लगा के वो सोल्डरिंग एक से ही करवा सकते हैं। फिर देखें इसमें कितना टाइम आता है। अगर उसमें कम टाइम आता है और 1 बाई 1 फॉलो हम कर सकते हैं तो हमारी वास्तव में मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की प्रैक्टिस हमें करते रहना है। और रिडक्शन इन मटेरियल मूवमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन वेस्टेज थ्रू मूदा एलिमिनेशन। एक जापानी आजकल एक फंडा और चला मूदा। मूदा का मतलब वेस्टेज, वेस्टेज को एलिमिनेट करना है हमने। मतलब मूदा को या तो हमने कन्वर्ट करना है किसी यूजफुल चीज़ में कि कुछ भी हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है। सीधी सी बात यह है मुद्दा की कि मटेरियल मूवमेंट एक तो फालतू की मटेरियल मूवमेंट है कि सीधा इस तरीके से समझें इसको कि मटेरियल की मूवमेंट क्या है। कि जैसे अब हम बनाते हैं बस, बस का मटेरियल हम मंगा रहे बम्बे से, एसी सिस्टम हम बम्बे से मंगाते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट पड़ती है। तो हमने उसमें क्या किया कि एसी वाली कंपनी के साथ मिलके हमने 50% में अपने प्लांट के पास एक प्लांट लगवा लिया। वो सिस्टम वहाँ बनाते हैं और हमें यहीं कहीं दे देते हैं। तो हमारी कितनी कॉस्ट बच गई और हम प्रॉफिट में भी हमारा शेयर उनके साथ है। ठीक है, तो ये मटेरियल की मूवमेंट, इसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। नंबर दूसरी बात, मटेरियल कोई भी जो वेंडर ने सामान दिया वो स्टोर में आएगा, स्टोर क्वालिटी वाले स्टोर के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक करेगा उसे। आफ्टर दैट वो तुम्हारे हैंड ओवर मिलेगा तुम्हें काम करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हें ये काम करने के लिए मिलेगा और उसमें भी कोई फॉल्ट मिल जाता है तो उसमें भी आपको अपनी लाइन नहीं रोकनी है। ये है मटेरियल मूवमेंट। कि मटेरियल मूवमेंट है, पता लगा 4 लड़के, तो अभी मैं एक कंपनी में काम करता था स्पार्क में। इसमें क्या था, चैन सेट बनते थे। कंपनी का नाम नहीं खोल रहा मैं सही, कि इसमें चैन सेट बनते थे। तो सीएनसी मशीनों पे मतलब उसका आईडी ओडी वगैरह बनता था चैन सेट का, मतलब मेन स्पॉकेट का। तो फिर क्या बात हुई कि भाई 2 सीएनसी मशीनों पे उसका मतलब होता था और उसमें 2 मतलब आदमी वहाँ हेल्पर 4-4 पीस उठा के लाते थे, चारों साथ में और वहाँ मशीन पे रख देते थे। चारों साथ में 8 घंटे तो मशीन चलती है, 8 घंटे वो लड़का पीस उठा के लेके आ रहा है। एक मशीन पे एक, दूसरे पे दूसरा, और 2 लड़के मशीनों पे। अब देखो, जबकि इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। एक हेल्पर जो 2 मशीनों पे है, वो एक हेल्पर पूरे प्लांट में काफ़ी है। अब हो गए भैया कैसे? अरे भैया ऐसे कि आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। एक तो प्लास्टिक के बिन ले लो, बिन में उस पॉकेट रखो, एक में 40.5 तो आएंगे, 40 नहीं तो 20 आ जाएंगे, और उसको रखो लकड़ी के पैलेट पे, और उस पर मतलब 5 डब्बे आ जाते हैं। और उसको कितना ऊंचा लाद लो, कम से कम 6 से 7 तो हम उसके ऊपर डब्बे लगा ही सकते हैं लाइन के। तो एक लड़का उस ट्रॉली, और फिर हाइड्रोलिक लिफ्टर उसको दिलवा दिया मैंने। हाइड्रोलिक लिफ्टर फंसाया उसमें पैलेट में और उठा के ले गया, मशीन पे गया। 1 डब्बा वहाँ, 2 डब्बे वहाँ तार दिए, 2 उस पे तार दिए, 2 उस पे तार दिए। 1 राउंड में सबको निपटा आया वो। ऐसे ही उसके 4 राउंड लगते हैं प्लांट में। उसके बाद वो मशीन चलाता है, उसको 15 मिनट मिलते हैं 1 राउंड मतलब उधर देने के लिए। 1 घंटे में वो सारे वो कर देता है। मतलब 15 मिनट का 1 राउंड है उसका प्लांट का, तो 15 मिनट में जहाँ जहाँ उसने मटेरियल देना है वो बिन डब्बे उतारता चला जाता है। और हमने ये किया है कि एक बार में हम एक ही पार्ट बनाते हैं। अगर हमने स्प्लेंडर का बनाना है तो स्प्लेंडर का ही बनेगा उस दिन। स्प्लेंडर का ही बना रहे हैं, इसलिए मिक्सिंग के चांस भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उसने स्प्लेंडर का ही माल सब जगह देना है उस दिन, या हाफ डे देना है या 2 घंटे वही देना है, या पहली 2 सप्लाई तो उसने स्प्लेंडर की देनी है, लास्ट की 2 सप्लाई उसने देनी है
इनफील्ड की। तो इसी तरीके से मतलब हमने वहाँ पे एक आदमी ही मतलब से पूरे प्लांट की तो वो करवा दी, और 7 घंटे की वो प्रोडक्शन देता है लड़का एक मशीन पे। ठीक है, अब ये देखो। और दूसरे फेस में हमने क्या किया, अब सीधे सीधे सा एक फंडा है कि एक मशीन है, मशीन में पीस लगाया, लेथ मशीन में पीस लगाया। एक मशीन भी कुछ टाइम लगाती है, 3-4-5 मिनट मशीन भी लगाती है उसको प्रोसेस करने में। तो 5 तक वो मशीन में वो लड़का उसका हैंडल पकड़े खड़ा रहेगा। तो वो 5 मिनट भी हमने ये जो टाइट हुई है, ये टाई है, जिट है, ये सब TPM है, ये हमें यही सिखाते हैं कि भाई हमने उसको भी जितना भी हम कम से कम हम लॉस कर सके ना, उतना ही बढ़िया है, उतना ही अच्छा है। और ये ज़रूरी भी है ये करना। अगर इंडस्ट्रीज में हमारा मतलब दूसरी कंपनियों के बीच में खड़ा रहना है तो ये करना पड़ेगा। कि रिलोकेट कर दी हमने, जैसे CNC 2 मशीनें थी एक तरफ और 2 थी एक तरफ, तो मैंने 2-2 का सेट बना दिया। मतलब 4 ऑपरेटर लगते थे उस पर, फिर मैंने 2-2 का सेट लगा दिया। 2 लड़के मैंने मतलब जैसे वो 3 या 4 मिनट उसको लगती थी पार्ट को कंप्लीट होने में, वहाँ लोड करके दूसरी मशीन में लोड कर देता, और फिर जैसे ये लोड करके वहाँ जाता उसका कंप्लीट मिलता, उसे निकाल के रख देता वहाँ, उसमें नया लोड करके इसमें इतने इसमें आता, ये रेडी मिलती लोडिंग के लिए। तो इस तरीके से प्रोडक्शन भी मतलब सेम रही, और लड़का हमने वहाँ पे एक कर दिया 2 मशीनों पे। एक लड़के ने भी उतना ही काम किया जितनी 2 लड़के करते थे। अच्छा, ये तो हो गया मशीनों का रिलोकेटिंग का सिस्टम। और इस तरीके से 2 लड़के हमने वहाँ से निकाल लिए, और 2 लड़के निकाल लिए और 2 हेल्पर भी निकाल लिए, क्योंकि एक फुल टाइम मतलब वर्कर से खाली 1 घंटे का हमने टाइम लिया, 15-15 मिनट का 4 बार, और सब जगह लोडिंग करवा दी, काम खत्म हुआ। अच्छा, ये हो गया भाई मोशन स्टडी। अब रिडक्शन इन मटेरियल मूवमेंट, ये भी हो गया था भाई, मूवमेंट और मुद्दा एलिमिनेट करना है, कोई वेस्टेज निकल रहा है तो उसका भी सीवरेज ट्रीटमेंट, जैसे STP होता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक इफ्लुएंट मतलब जो हम केमिकल निकालते हैं उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो ये भी मतलब सब जगह मतलब ISO TS में ये ज़रूरी है ये करना, मतलब ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कंपनी समझती है उनके लिए तो है, लेकिन ये इंडियन कंपनी है, इन्होंने कोई जिम्मेवारी से मतलब नहीं, इन्होंने इंडिया का नाश करना है, तो ये अपना ऐसे ही फेंक देते कहीं भी, खाली एरिया कहीं देखा सरकारी उसी में फेंक आई, ये नहीं होना चाहिए। OEE मेंटेनिंग, कि भाई प्लांट की OEE मेंटेन करनी है, कि काम तो कर रहे हो, अब काम भी कर रहे हो, बिजली का बिल भी 10 लाख रुपए आ रहा है आपका कंपनी का, फिर सर्वाइव कैसे करोगे? मैनेजमेंट पे प्रेशर आता है, मालिकों को तो ऑर्डर करना है, करना तो हम नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी OEE में कई फंडे होते हैं, कि एक तो क्वालिटी वाइज, कि क्वालिटी हमारा टारगेट था क्या, 0 क्वालिटी, वो मतलब 0 रिजेक्शन, और हमारी रिजेक्शन कितनी आ रही, 5%। ठीक है जी, हर एक को हम 10 मार्क देते हैं। जैसे पहले अवेलेबल टाइम 8 घंटे या 7 घंटे, जो भी जहाँ पे जैसा हो, कि अवेलेबल टाइम इतना, और हमने मशीन चलाई 6 घंटे, 2 घंटे हमारे जो लॉस हैं इस पे तो काम करना है। तो OE में देखना है कि भाई हमारा इसकी कैलकुलेशन, OE की कैलकुलेशन होगी, तो सबसे पहले कि अवेलेबल टाइम क्या है, और यूटिलाइज टाइम को हम डिवाइड करेंगे अवेलेबल टाइम से, कि टोटल टाइम नीचे आएगा और जो हमने काम करा जितने टाइम वो ऊपर आएगा, फिर इसके गुणा करेंगे। कि ओके पार्ट, कि पहले तो हो गया प्रोड्यूस पार्ट, टारगेट कितना था, अचीवमेंट, कि टारगेट था 1000 बनाए 900, तो 900 भाग में 1000। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आगे इसके फिर गुणा करो,
कि ओके पार्ट कितने जो हमने बनाए हैं 900 बनाए 1000 में से, उसमें ओके कितने हैं। अगर 900 ही ओके हैं फिर तो और भी बढ़िया है, और 900 तो हो नहीं सकते, तो 80 मतलब हमारे ओके हैं, तो 80 भाग 90, क्योंकि जो टोटल ओके फर्स्ट टाइम ओके हैं और मतलब उसका जो एक्चुअल है वो ऊपर आएगी फिगर। तो इस तरीके से इसको हम जो है करते हैं कि मतलब क्वालिटी वाइज भी मतलब होना चाहिए, और ऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जैसे निकलती है कि उसकी क्वालिटी वाइज क्या परफॉर्मेंस है वो भी उसमें इंक्लूड होती है, अचीवमेंट वाइज क्या होती है वो भी उसमें इंक्लूड होती है, और ओके और एनजी कि फर्स्ट टाइम ओके और एनजी ये भी होती है, और कहीं कहीं पे कि फर्स्ट टाइम ओके तो हैं ठीक है, फिर 8 पीस और तुमने मतलब रिपेयर कर लिए, कॉस्ट तो लग गई रिपेयर में भी कि ये रिपेयर कर लिया, तो रिपेयर मानो इसको कि रिपेयर हो गया, उसको भी चलो कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो ये अचीवमेंट जिस प्लांट की 80% आएगी 100 में से गुणा 100 कर देंगे, इनको सबको चारों फंडों को गुणा करके और उसके भाग गुणा में 100 कर देंगे, तो इसकी मतलब वो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। और यही ओई में हम देखते हैं, और इसी को हमने मेंटेन करना होता है। मैनेजमेंट का काम यही है, मैनेजर का काम है यही ओई को मेंटेन करना। आप देखते होंगे लड़के तो काम कर रहे हैं, काम कर ही रहे, मैनेजर क्या कर रहा है, हाथ नहीं बनाया लिख लिया उनका, अपने बॉस को जाके बता दिया, यही नहीं काम उसका। मैनेजर का काम है ये मेटल मूवमेंट को देखना, मुदा एलिमिनेट करना, कानबान फीफो टीपीएम जी टाई टाइम एंड मोशन स्टडी, ये जाके अपने बॉस को डिस्कस करे, उसे इम्प्लीमेंट करे। और फिर इतना कुछ हो गया तो फिर जो लड़के तेरे पास काम कर रहे हैं, जो तेरे मैनेजर हैं, जो तेरे नीचे सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, उसको भी तो मतलब अपग्रेड करोगे आप, कि जो तुम्हारे ऑपरेटर हैं और जो तुम्हारे स्टाफ मेंबर हैं, तुम्हारे सुपरवाइज़र हैं, तुम्हारे लाइन लीडर हैं, उनको ट्रेनिंग दो पहले तुम, और फिर वे अपने लड़कों को ट्रेन करेंगे। तो इस तरीके से उनका एक स्किल मैट्रिक्स होता है, स्किल मैट्रिक्स। ये भी पूछा जाए भाई स्किल मैट्रिक्स बनाया, मैनेजर से पूछा जाएगा भाई स्किल मैट्रिक्स में क्या है, जितने भी लड़के हैं उनका नाम लिखो, आगे उनकी क्वालिफिकेशन लिखो, फिर स्टेशन का नाम लिखो जहाँ जहाँ पे काम आप करवाते हो, कौन सा लड़का मिलिंग चला सकता है उसके नीचे निशान लगाओ, हाँ मिलिंग, कौन टर्नर है वो टर्नर, कोई ऐसा भी होगा टर्नर भी, मिलिंग भी, सीएनसी भी, वो भी चला सकता है, उसको वो सब लिखो, सब में टिक मार्क लगाओ। तो इस तरीके से मतलब हम ये इसमें भी ये पता लग जाएगा कि कल को कोई एक लड़का अगर छुट्टी चला गया, क्योंकि मैनेजर सबको तो नहीं जानता कौन लड़का क्या कर सकता हो, तो सुपरवाइज़र को पता है, लेकिन अगर मैनेजर सुपरवाइज़र से बार बार जाके पूछेगा मैनेजर की वैल्यू क्या होगी। इसलिए मैनेजर का मतलब ये है कि वो अपने पास एक डाटा रखे। जैसे मैनेजर ज्वाइन होता है सब लड़कों को एक एक बार बुला के उनसे सारी सलाह वो बात करके कि उसका लिखो, उसका बैकग्राउंड बनाओ कि ये किस चीज़ का बैकग्राउंड है इसका, और ये होगा जब तो वो सुपरवाइज़र को कहेगा कि भैया आज वो लड़का नहीं आ रहा तो उसकी जगह इसको लगा ले। तो सुपरवाइज़र अगर तुम्हें पता होगा तो सुपरवाइज़र ना नहीं कह पाएगा, नहीं तो कह देगा नहीं जो इसे तो आता नहीं, क्योंकि तेरे पास डाटा है, अपने पास डाटा रखो मैनेजर, जब भी तो मैनेजर बनोगे। और डाटा नहीं होगा तो क्या कर लोगे तुम वहाँ, तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा कोई भी। इसलिए स्किल मैट्रिक्स रखो वहाँ पे अपने पास बना के पहले ही। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी फॉर्मेट तुम्हें बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं उसका फॉर्मेट भी मतलब आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। सभी क्वालिटी कंट्रोल, सभी टाई के पिलर, टीपीएम के पिलर, जिट सिस्टम, टाइम और मोशन स्टडी की प्रैक्टिस, सब मेरे पास पीपीटी बनी हुई पड़ी हैं। आप कमेंट्स करोगे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और फिर यह है कि हमने ऑपरेटर भी मतलब अपने ट्रेंड कर लिए, सब ओके कर लिया। फिर एक ऐसी टीम भी बनानी है जो कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करे, कि उन आदमियों में से एक ऐसी भी तो टीम बनानी है कि सबको एक ही जगह बैठा दोगे, एक ही जगह
तो सब एक ही प्रकार का काम करें। कुछ उसमें से ऐसे भी तो हैं जो तुम स्किल मैट्रिक्स में देखोगे, इसमें तो लड़के में ये तो और भी काम कर सकता है, ये लड़का तो ऐसा भी कर सकता है, ये तो ये भी कर सकता है, ये तो छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम भी कर लेता है। तो उसको थोड़ा और करके मतलब अपनी प्रोडक्शन भी करेगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करेगा वो, तो इससे कि उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसी टीम बनानी है जिससे भी कंपनी का भी फ़ायदा हो और लड़कों का भी फ़ायदा हो, उनकी भी तनख्वाह बढ़े। क्योंकि एक ही मैनेजर का काम एक ही पक्ष को देखना नहीं है, उसका मतलब है अपने लड़कों को बारे में भी उससे सोचता रहना चाहिए। उसके लड़के एक अपनी टीम बनाएं जिससे कि वो एक मीटिंग करें, देखें कि हम क्या नया कर सकते हैं। कि भाई 10 रुपये कंपनी के बच रहे हैं, 10 रुपये तो बहुत बड़ी वैल्यू है साल की। और वही मैनेजर का काम है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट देना, अपने बॉस को देना, और जो आपको सपोर्ट करते हैं उनकी डिटेल अपने जो प्रोफाइल में अवश्य लिखें कि भाई मैं 20 मेरे पास सुपरवाइज़र हैं, 250 टेक्नीशियन हैं, पूरा बस प्लांट देखता हूँ जी। फिर वही इस कंपनी की मतलब वो भी होना चाहिए कि भाई ये कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कि जो भी ये काम करती है, मतलब बुलेट प्रूफ व्हीकल बनाती, जो भी बनाती है, ये सब लिखना है। मैंने पहले काम किया CHW फोर्जिंग में असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन, 5 साल वहाँ काम किया जी। अब वो प्रेस शॉप, CNC कन्वेंशनल मशीन शॉप, हॉट कोल्ड फोर्जिंग ये था वो प्लांट फोर्जिंग का, तो वहाँ ये काम करता था, ये देख सकते हो। इसमें ज़्यादा प्रोफाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल सी छोटी सी प्रोफाइल रख दो। पिछली कंपनी में तो करंट की तो दासू बनाओ, और उसके बाद छोटी सी की डील इन मैन्युफैक्चरिंग हो भी है ये और ये आदमी मेरे को सपोर्ट करते थे वहाँ, बस। ये डेंसो इंडिया से मैंने करियर स्टार्ट किया था और 10 साल लगभग, वो 5 साल मैंने वहाँ काम किया। और कोर एरिया क्या था, फाइनल असेंबली, कन्वेंशनल मशीन शॉप, प्रेस शॉप, MTTP, प्लानिंग, MTP। अब एक हो गया MTP क्या है, मटेरियल ट्रीटमेंट प्लांट है ये, कि कोई भी मटेरियल यूज करने से पहले इसका मटेरियल का ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे में जंग ना लगे, जिसमें पेंटिंग अच्छी आए, इसकी प्लेटिंग होता है कि किसी अन्य धातु की उस पर परत लगा दें जिससे जंग ना आए। पेंट भी होता है रस्ट रिमूव के लिए, और कोटिंग भी होती है अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो डेंसो की प्रोफाइल, ये डेंसो की प्रोफाइल है भाई, क्या क्या करती है डेंसो की, स्टार्टर मोटर अल्टरनेटर वाशर ये बनाती है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको क्या आती है प्रोडक्शन से अलग, तो प्रोडक्शन से अलग, अब मैंने तो एक प्लांट पूरा देखा हुआ कई बार, कई प्लांट मैंने पूरे देख लिए। सिग्मा में भी मैं प्लांट हेड था, JCBL में भी मैंने मतलब मेंटेनेंस भी मेरे अंडर में था, और हाईवे इंडस्ट्रीज है लुधियाना में, वहाँ पे भी मेरे पास मेंटेनेंस और टूल रूम था। और जो यहाँ पे गाज़ियाबाद में CHW फोर्ज है, यहाँ पे भी मेरे पास प्रोडक्शन मेंटेनेंस सब था। तो मेंटेनेंस में भी मतलब काम करते करते मैंने मेंटेनेंस का भी मतलब, जैसे कोई बॉस छोड़ के चला गया मेंटेनेंस का, या कोई बात हो गई या बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो कह रहा कि भाई आप देख लेना, तो हमने उसकी कई जगह विजिट भी करवाई, और हम करते करते वो सीख भी गई कि मेंटेनेंस का वर्क जो भी मैनेजर का होता है मैं कर लेता हूँ। और इलेक्ट्रिकल वालों को काम कैसे देना है वो भी देता हूँ उनको भी, मैकेनिकल वालों को कौन सा काम हैंड ओवर देना है ये मेरे को आता है, ये मैं करता हूँ। मैनेजरल वर्क जो है वो मैं सारा मेंटेनेंस का कर सकता हूँ, और जिससे कि उसकी टीम तो मतलब मैं बना ही सकता हूँ। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी, जैसे मशीनों की डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें मेरा एक फ्री हैंड है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात छिड़ी है तो मैं बता दूँ आपको कि डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मशीन लिस्ट, जितने भी प्लांट में मशीन है उसकी लिस्ट होनी चाहिए, सभी मशीनों का PM प्लान होना चाहिए, किसी का साल में 6 महीने में इसका PM प्लान और प्लस एक्चुअल, ये दोनों होने चाहिए, प्लान और एक्चुअल एक में ही, कि कौन सा हमने अचीव कर लिया कौन सा नहीं किया, ये सब पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। ये एक्सेल में शीट बना सकते हो, उसमें बनाइए। अच्छा, और क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, कि जो भी कोई मापी यंत्र लगे हैं आपके मेंटेनेंस में मशीनों में,
तो मापी यंत्र हैं जैसे एयर गेज है या जो भी है, उनका सबका कैलिब्रेशन रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास किसी अच्छी लेबोरेटरी के द्वारा। कैलिब्रेशन रिपोर्ट या आपके कंपनी में स्टैंडर्ड रूम है उनसे वो उसका कैलिब्रेट करवाइए उनसे, और उसका सर्टिफिकेट अपनी फाइल में लगा के रखिए। ये ज़रूर चाहिएगा। मशीन लिस्ट, सारी मशीनों की लिस्ट, और ये जो भी उसमें गेज वगैरह, प्रेशर गेज वगैरह या कुछ है जो भी जो उसमें मापे जा सकते हैं, उनकी एक कैलिब्रेशन होनी चाहिए। वोल्ट मीटर है जैसे, उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए, और उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने इस लेबोरेटरी से चेक करवाया। ठीक है जी। ये आ गया मेंटेनेंस में के डॉक्यूमेंट्स, ये हैं। और एक डॉक्यूमेंट्स और रह गए यहाँ पे, 2 तो हो गए। तीसरा ये है कि कोई रूट काज ऐसा हो, कोई ऐसा हो कि जिसकी वजह से पार्ट रिजेक्ट हुआ हो या कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसका कापा, काज एंड इफेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, एक फाइल में उसकी होनी चाहिए। ये भी देखा जाएगा कि 18 तारीख को हमारा ये हुआ था, तो हमने उसमें क्या किया, हमने वहाँ एक प्लास्टिक की पिन लगा दी जिससे कि वो टूटे तो प्लास्टिक कम कॉस्टली है, इसलिए कोई समस्या भी ना और काम भी चल जाए। तो हमने उसकी पूरे मतलब एक इफेक्ट चेक रिपोर्ट और प्लान करके और फिर इंस्टॉल किया और फिर ट्रायल किया। 6 महीने तक हमने उसे देखा, 6 महीने का उसका डेली का रिकॉर्ड, और एक फाइल इसकी भी हमने बनानी पड़ेगी। कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेजर मान ले 4 घंटे के लिए आपका प्लांट स्टॉप हुआ है किसी वजह से, तो उसका पूरा आपने रूट काज निकाल के उसका सॉल्यूशन क्या है वो तक उसको देना पड़ेगा। और इंस्टॉल आपने किया है तो कह दो भाई हमने इंस्टॉल कर दिया, और ये उसकी इफेक्ट चेक रिपोर्ट नहीं किया है तो वो पेंडिंग आना चाहिए उसमें कि भाई हम अगले साल करेंगे, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरीके से ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है मेंटेनेंस में। वैसे तो MTBF, MTTR, मीन टाइम टू रिस्टोर, मीन टाइम बिटवीन हेलोर, ये भी होते हैं। फिर ये तो ब्रेकडाउन डाटा से ही निकाले जा सकते हैं। ब्रेकडाउन डाटा तो सबके पास होता ही है, लोगों को उठा के धर दो वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ब्रेकडाउन की एनालिसिस करनी है मेंटेनेंस में कि ब्रेकडाउन आए वो दोबारा ना आए, इसके लिए क्या ज़रूरी है वो कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन दो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं कर सकते, तुमने किसी और से करना है तो उसका एक्शन प्लान करो, अगले आदमी से रिक्वेस्ट करो, अपने बॉस से अप्रूवल करवाओ, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दो जिससे कि बार बार तेरी सिरदर्दी ना हो। वो आज एक बार कर दिया तुमने तो काम खत्म, अगले का काम है। तो एक करेक्टिव एक्शन प्लान करना है मेंटेनेंस में। करेक्टिव एक्शन प्लान क्या करेक्टिव करेंगे कि भाई जो भी हम जहाँ पे भी 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे धीरे धीरे करके 5 पे लाना है। ये करेक्टिव एक्शन प्लान कि आपके लड़के कि महीने में 500 तो एलन की खो देते हैं, 40 चाबी खो देते हैं कहीं भी प्लांट में रख के, बस आगे जय बाबा जी की, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी नहीं है, उन्होंने क्या लेना, काम तो मैनेजर ने करवाना है। अब वो तो नहीं, वो तो कह देंगे मेरे दौर तो ये चाबी है ही नहीं, तो फंसेगा तो मैनेजर। तो इसमें क्या करना है आपने कि जैसे मेंटेनेंस में एक आप डिस्प्ले बोर्ड लगा सकते हो, वहाँ पे छोटी बड़ी चाबी की एक लाइनिंग लगा सकते हो, छोटी चाबी, बड़ी चाबी, छोटी चाबी, 24 छोटी चाबी। जैसे कोई वहाँ पे उठाएगा वो जगह खाली हो जाएगी, लेके जाएगा और नहीं लाएगा तो वीडियो कैमरे लगे हैं सब जगह, उसमें आप पकड़ सकते हो कौन लड़का लेके गया था, किसी ने मिस करी, तो आप उससे भरपाई कर सकते हो इसकी, ये भी कर सकते हो। या फिर सबका एक अलग अलग टूल बॉक्स और एक ट्रॉली उनको दे सकते हैं, और उसकी जिम्मेवारी उस लड़के की लिखित में ली जा सकती है कि भाई अगर इसमें से कुछ खूता है तो 5,000 रुपये तेरी सैलरी से कटेंगे, ये लिया जा सकता है। सबसे साइन करवा कर सबको नई टूल और सारे A to Z टूल, और बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए कि लड़के खेलते रहते हैं सुबह शाम तक मेंटेनेंस वाले कि अभी एक एनन की लेके चला गया वहाँ, ओहो टेस्टर और पेचकस और चाहिए था, फिर पेचकस लेट जा रहा, फिर कह रहा 10-11 की चाबी और नहीं मिल रही, वो ले आऊँ ताऊ के पास होगी, 2 घंटे तो नहीं खा जाए मेंटेनेंस वाले। तो पूरा प्रॉपर इनका टूल रूम, टूल बॉक्स और प्रॉपर मशीन पे, जैसे ही आपके पास कोई ब्रेकडाउन आएगी फ़ौरन उसको यूटिलाइज कर रहा है, किसी लड़के को दूँ, और इसमें आपकी मदद करेगा जो स्किल मैट्रिक्स है आपका, कि ये तो मतलब ब्रेकडाउन वगैरह होगी।
करेक्टिव एक्शन प्लान, कुछ ऐसे प्लान हैं जो मतलब लाइन के बाहर के हैं। जैसे अभी धुआं निकल रहा है ऊपर, आदमियों भी खा खा कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं आदमी, तो इसके लिए अपने टॉप मैनेजमेंट से जाके बात करो, वो क्या रिप्लाई देते हैं वही लिखो, उसमें है क्या। उन्होंने कहा वही आके अपने कंप्यूटर में लिख दो, भाई 8 तारीख को मीटिंग हुई और इसका ये प्लान था, और एक्चुअल अभी तक एमडी साहब का ये जवाब है, उसमें लिख के रखो अपना रेडी। तुमने क्या लेना, ट्रू ब्रेकडाउन एनालिसिस, एक ट्रू ब्रेकडाउन की आपका ब्रेकडाउन ओवर है 100 घंटे मान लीजिए, और ट्रू है उसमें 4 घंटे, ये भाई ट्रू का फंडा की है। ट्रू का फंडा ये है एक्चुअल में मशीन पे लगा हुआ मेंटेनेंस का टाइम, मूवमेंट का टाइम, नहीं कि लड़का चाबी लेने जा रहा, पाना लेने जा रहा, वो लेने जा रहा, जैक लेने जा रहा, वो ले जाने जा रहा, सब कुछ उसकी ट्रॉली में होना चाहिए। सीधा मशीन पे गया, उसका टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया और काम खत्म करके जैसे उसने साइन करवा दिए उससे, वैसे उसका टाइम खत्म हो गया। इस तरीके से होना चाहिए। अब ट्रू ब्रेकडाउन है ये, अगर सामान पूरा अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नहीं दोगे तो वो तो घूमते रहेंगे, उन्होंने क्या लेना, फंसेगा तो मैनेजर का काम है डायरेक्ट उन्हें सबको टूल बॉक्स दीजिए उनको, जब तो काम करेंगे। मशीनरी कंडीशनिंग, कमीशनिंग, नई मशीन भी खरीदनी पड़ सकती है तो भाई कमीशनिंग भी करनी पड़ेगी उसको। और कुछ मशीनें ऐसी वेयर आउट हो गई हैं, लेकिन कंपनियां हैं, जापानी तो चलो उसे स्क्रैप कर देते हैं, लेकिन इंडियन वाले तो घिसते रहते हैं, उन्होंने तो पता ही नहीं कि मशीन भी स्क्रैप करनी होती कभी, उसी को घिसा बिठा के उसी को ये करके वो करके उसे चलाते रहते हैं। तो उसको नाम दे दिया सिस्टम का कि रिकंडीशनिंग, कि उसकी रिकंडीशनिंग कर दो, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन बांध दिया ऐसे ही है ये रिकंडीशनिंग, कि सारा खोल खाल के देखो किसकी कौन सी साफ्ट कट की कोई वो, उसमें मटेरियल भर के फिर उसे दोबारा से एक बार कर दो, 2-4 साल के लिए फिर हो जाएगी। और फिर कुछ ऐसी क्रिटिकल मशीनें हैं उसकी ओवर हालिंग। अब ओवर हालिंग ये भी मैंने कभी मतलब अच्छी कंपनी में ओवर हालिंग का सिस्टम मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन कुछ क्रिटिकल मशीनें हैं कि पूरे प्लांट का 90% इन्वेस्टमेंट एक मशीन में हो रहा है और एक से पूरा प्लांट चल रहा है, तो वो क्रिटिकल मशीन होगी, तो उसकी ओवर हालिंग तो पहला तो सिस्टम ये है जिसने वो मशीन दी है वही आके करेंगे उसकी। लेकिन फिर भी कुछ एक बात है, हम 4-5 लड़के वहाँ भेज के उनसे ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, तो छोटे मोटे काम हम भी कर लेते हैं उसमें। तो इसका एक क्रिटिकल मशीन की ओवर हालिंग मतलब इसको भी, ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी करते हैं। रिट्रोफिटमेंट, अब आपने कम मैनेजर का काम, ये सारे मैनेजर के काम इसमें लिखे हुए हैं कि रिट्रोफिटमेंट अभी आ गया। रिट्रोफिटमेंट का मतलब है कि एक मशीन आज खरीद ली, आज तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन पड़ोसी दूसरे वाली कंपनी ऐसी ले आई, वो तो एक बार में 6 पीस बनावे, हमारी तो एक बनावे, तो हमारे तो आगे निकल गए, फिर क्या करेंगे हम, वो तो 10 रुपये सस्ता भी बेच देंगे, फिर हम मार्केट में कैसे खड़े रहेंगे। तो हम ये एक प्रोसेस होता है मैनेजरों का कि रिट्रोफिटमेंट, कि उसमें हम फैसिलिटी ऐड कर दें, कि रिट्रोफिटमेंट के द्वारा उसमें कोई फैसिलिटी ऐड की जा सकती है। जैसे कि लेथ में कुछ ऐसा कर दो कि जैसे अभी एक प्रोसेस बताता हूँ तुम्हें, कि जैसे हेड होता है जिस तरफ कंट्रोल होता है लेथ का, तो जैसे कोई पार्ट वो बनाता था तो फिर अगली मशीन थी ड्रिल मशीन, उसमें छेद होता था आगे जाके हाउजिंग में, मैग्नेटो की हाउजिंग में एक छेद होता था ड्रेन के लिए। तो हमने क्या करा कि उसी में एक अटैचमेंट दे दिया लेथ मशीन में ही, गेयर जहाँ गेयर होते हैं गेयर से ही मतलब गरारी सटा के और उसी से दे दिया, और वो ऑटोमेटिक वो मतलब कमांड, जैसे ही उसका चक्र रुके मतलब वो जैसे उसका पार्ट कंप्लीट होगा 1 सेकंड में वो आएगा स्पिंडल और करके चला जाएगा होल। तो ये फैसिलिटी ऐड करना सीधा सा फंडा यही है कि भाई फैसिलिटी ऐड कर दी, एक पेन में 2 पेन कर दिया आपने, सीधी फैसिलिटी ऐड है। अब ये देखोगे मल्टीप्लग, सिंगल तार से फिर 3-4-5 मल्टीप्लग होते हैं, यूएसबी होते हैं, मल्टी यूएसबी, तो यही है बस, इसी को ही कहा जाता है कि रिट्रोफिटमेंट। ओवरऑलिंग तो यही है कि भाई सारी खोल खाल के देखी जाएगी, जो खराब होगा बदला जाएगा।
कमीशनिंग है कि नई मशीन आई और वो प्लांट में सेटअप करनी है, उसका एक प्लान लगा दो वहाँ पे किस किस डेट में क्या क्या करना, बिजली वाले ने किस डेट में काम करना, क्वालिटी वाले ने किस दिन, जिग फिक्सर वाले किस डेट तक कर देंगे, सबसे मीटिंग करके ये फाइनल करना पड़ता है। मशीन की रिकंडीशनिंग है तो ये भी टॉप मैनेजमेंट कहेगा जब करनी है, मैनेजर अपने आप नहीं कर सकता, मैनेजर ने तो स्थिति उनके सामने रखनी है। फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस होती हैं, FMEA फेलोर मोड इफेक्ट एनालिसिस, MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलोर, MTTR, ये सब निकाल के रखने पड़ते हैं। डाटा होगा तो ये तो निकालोगे, डाटा पर डे का ब्रेकडाउन का डाटा अपडेट मैनेजर का करना काम है, ये करके रखोगे तो कोई समस्या ही नहीं। और ये सब आपकी सपोर्ट करेंगे और OE कैलकुलेशन भी एक टेक्निक होती है, वो ऊपर भी बताया मैंने, यहाँ भी वही है कि मेंटेनेंस अपनी अलग OE करता है। और फिर क्या करना है लास्ट में मैनेजर ने कि IBM और TBM, इंस्पेक्शन बेस्ड मेंटेनेंस और टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, दो प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। टाइम में तो वही होता है प्रिवेंटिव, और IBM में ये आपने देखा ही है, ये आया था अभी ये क्रिटिकल ओवरहालिंग और ये रिकंडीशनिंग, ये दोनों इसी में आते हैं। IBM में इंस्पेक्शन बेस, चेक करो, खराब पाए ठीक करो और बंद, और जय बाबा जी की। कि IBM TBM करोगे और उसमें लगातार काम करोगे तो मैनेजर का एक बेंचमार्क वहाँ स्थापित कर सकता है। मेंटेनेंस सिस्टम, मशीन स्पेयर पार्ट स्टॉक, मशीन के स्पेयर पार्ट के स्टॉक पता ही नहीं कितना कहाँ का पड़ा है, किसी एक आदमी को पता है, वो नौकरी छोड़ के चला गया, जय बाबा जी की होगी बैंड बाजा। तो मैनेजर का काम है कि जो भी सामान वामान पड़ा है उसका एक सही लोकेशन बनाए और सही 5S करे वहाँ, और सही उसकी लोकेशन और सब पे लिख के कि इस अलमारी में क्या क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, बाहर ही लिख दे उसके। कंज्यूमेबल भी हैं, अभी कंज्यूमेबल का एक लफड़ा सुन लो कि भाई एक जगह शोर होती थी, वहाँ ईयरबड्स मिलते थे कानों में लगाने के लिए, तो कोई घर ले जा रहा है उसे, कोई कैसे ले जा रहा, कोई कैसे ले जा रहा है। फिर हमने को बड़ा दे दिया, जैसे वॉकमैन आते हैं कानों में लगाने वाले, ऊपर हेडफोन इस तरीके का दे दिया। फिर उन्होंने लगाने ही बंद कर दिए वगैरह, हमारे को तो कोई समस्या ही नहीं इससे। और जब वो मिलते थे बकवास के लिए, वो सब यूज करते थे उसे। जब वो दिए सबको एक एक, किसी ने लगाना ही छोड़ दिया। मेंटेनेंस स्टोरेज, मशीन स्पेयर स्टॉक, परचेज न्यू स्पेयर, कि भी नई स्पेयर मंगाने तो हैं, मंगा लो। फिर उसकी ड्राइंग हो गई, उस ड्राइंग से उसकी ड्राइंग कॉपी करो और मंगाओ भाई, मंगा लिया। 4 जगह से कोटेशन मंगाओ पहले, जब अपने MD साहब के पास जाओ। अगर तुम एक आदमी से ही बात करके सीधा आदमी को गई मैं ले रहा हूँ उसको, ऐसे नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 जगह से आप कोटेशन मंगाओ उस पार्ट की, और फिर अपने साहब से मीटिंग करो जाके, ये लेना है, जब आके वो साइन करेगा। नहीं साइन कैसे कर देगा वो? तो मैनेजर का काम ये है कि भाई देखो क्या कहानी है। तो डेली कंज्यूमेबल को भी कम करना है, ठीक है ना। ISO TS डॉक्यूमेंटेशन, ये भी उसमें होता है, TS ऑडिट का करते रहते हैं सब काम भाई। अगर तुमने कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है तो वो भी आप लिख सकते हो कि वेस्ट रिडक्शन वर्क, मोशन स्टडी, सप्लाई चेन, कानबान, क्वालिटी सर्कल, रेडविन, योकानिरामिट, ITPM, जिट, जो भी है आपको कुछ चाहिए इसमें से तो बता दियो। ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, ERP होता है SAP, कुछ लिख दो, दोनों एक के चीज़ हैं ERP और SAP। कहीं तो ये मतलब कंप्यूटर सिस्टम है, ERP में कोई काम करता, कोई SAP में काम करता है। और भाई ये जो है इंटरनल क्वालिटी ऑडिटिंग, ये मैनेजर के काम है कि दूसरे किसी डिपार्टमेंट की इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करो और उसमें जो गैप मिले उसके ऊपर एनालिसिस करो और टीम की भावना से काम करो। ये नहीं कि उसकी टांग खींचनी, हमने टीम की भावना से, अब तेरे यहाँ मैंने MD ने कहा अभी इसके यहाँ चेक करो, चेक किया, जो पॉइंट निकल के आए उसके साथ डिस्कस करो पहले, बॉस के पास जाने से पहले। अगर वो कहता है कि मैं ये 4 तो कर लूँगा, 5वां मेरे बस का नहीं है, ये तो MD साहब से बात करें तो 5वां वहाँ ले जाओ, ठीक है जी। थोड़ा बैटरी डाउन हो गई है, लगा दूँ प्लग। अच्छा जी।
तो गैप एनालिसिस उसमें देखो और फिर मिलजुल के उसे ठीक करो। फुल प्रूफिंग वही आया था ना कि भाई पोकायोका यही है कि मेंटेनेंस के द्वारा पोकायोका लगा के और फुल प्रूफिंग सिस्टम हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अपना एक वाक्य है कि फुल प्रूफिंग का उदाहरण कि हम विंडो मोटर बनाते थे, मतलब ये कार में आगे लगती है जो वाइपर को घुमाती है, तो हम ये मोटर बनाते थे वाइपर मोटर। तो हम इसको ऑटो पार्क करके देते थे मारुति को, ऑटो पार्क कि आधा चक्कर उसका घुमा के एक विशेष कंडीशन में उसे रोकते थे जिससे कि वो ब्लेड सही दिशा में जाके रुके जहाँ रुकना है उसे, शीशे से बाहर ना चले जाए वो। इसलिए तो उसमें कई बार हमारी समस्याएं चली जाती थी कस्टमर के बाद। बटन दबाया, वो मशीन चली कि नहीं उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था, मशीन चली कि नहीं चली, और साफ्ट पे कुछ बंधा हुआ नहीं था, वो साफ्ट घूमती हुई दिखती भी नहीं थी आदमी को। तो गलत पार्किंग की मशीनें वहाँ चली गई, तो शीशा फाड़ मारा शीशे के बाहर निकाल के। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, उसके सीरीज में मैंने एक बल्ब लगा दिया वहाँ, जिससे कि जैसे वो बटन दबाएगा और मशीन ऑटो होगी तो बल्ब जलेगा, अगर बटन नहीं दबाओगे और नहीं घूमेगी तो बटन वो जलेगा नहीं। तो मैंने इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज था, मैंने वहाँ ये लगा दिया एक दिन। बल्कि वो मेरा बॉस नाराज़ हुआ, वो करा इतना सिस्टम छेड़ दिया। मैं कहा चला के तो देख, और फिर उसी से प्रॉब्लम हल हो गई। पूरे दिन कोई भी एनजी उसकी नहीं आई पार्किंग गलत की। तो फिर वो धीरे धीरे करके मैंने काइजन भर दिया उसका। मैं कहा जी मैंने यहाँ काइजन किया, कंपनी ने 18,000 रुपये मेरे को दिए डेंसो ने इस काइजन का, और नंबर 1 काइजन ये मेरा माना गया कि भाई इसमें ये आदमी से कंट्रोल नहीं हो सकता था, इसलिए इसमें विजुअल लगा दिया कि विजुअल रूप से तो दिख जाएगा कम से कम कि भाई ये बल्ब जल गया तो ये ओके है। तो मेरा वो पास हुआ। तो फुल प्रूफिंग सिस्टम मेंटेनेंस एक्टिविटी पोकायो का कुछ है, आप भी लगा सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस की भी सहायता ले सकते हो आप इसमें। मैनेजर का काम है उनसे भी बात करें कि जो नहीं हो रहा या जिसमें बाहर से या कुछ मशीन में इन्वेस्टमेंट, मशीन में तो मेंटेनेंस करेगा इन्वेस्टमेंट, हमने प्रोडक्शन वाले हम तो खाली बात करेंगे। ठीक है जी। सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन जो आपने जिसकी ट्रेनिंग ले रखी हो ना वो आपने बताना है, और फिर अपना ये पर्सनल चीज़ें डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब अपना लिखनी है। ठीक है जी। तो ये प्रोडक्शन के ऊपर था, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और देने से पहले ना अपने इसमें डेट, प्लेस और साइन, जब कभी भी इंटरव्यू पे शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो पहले ही घर से साइन करके चलो इस पर, नहीं इसके ऊपर बड़ी बेइज्जती होती है, वहाँ साइन करके नहीं जाओगे तो पहले ही साइन उसके डेट और प्लेस पहले ही डाल लो घर से चलने से पहले। और कभी भी फ़ोन पे इंटरव्यू देने नहीं जाओ, फ़ोन पे किसी ने कह दिया कि आ जाओ हमारे यहाँ वैकेंसी है, ऐसे नहीं जाओ जब तक प्रॉपर कोई आपके पास लेटर ना भेजे मेल में। पहले बात होगी, फिर वो उसको आप अपना सीवी शेयर करोगे, और सीवी शेयर करने के बाद वो कहेगी शॉर्ट लिस्ट हो गया, फिर वो आपको एक लेटर देगी और जेडी देगी, जॉब डिटेल, जो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें देगी। और जब ये दोनों चीज़ तुम्हारे पास होंगे तुम इंटरव्यू की भी तैयारी सही प्रकार से कर पाओगे। और 2-4 चीज़ें और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी कंपनी है, अब देखो इसको हटा देते हैं, अब ये देखो किसी भी कंपनी की आप थोड़ी सी डिटेल देख लोगे। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ अपनी कंपनी की, JCBL LTD, केवल कंपनी का नाम लिखो गूगल सर्च, ये आ गया JCBL क्वालिटी कोच बिल्डर। ठीक है जी, ये आ गया। इसमें हमने देखना क्या है, सीधा देखो प्रोडक्ट क्या है। पहले तो प्रोडक्शन में जा रहे तो प्रोडक्ट देखो, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसके बारे में जो भी डिटेल आप देखना देख लो। अबाउट अस में क्या है, वाई चूज अस, हमें क्यों चूज है, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है बता देंगे ये। क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है इनके यहाँ वो देख सकते हो। कोई वर्तमान में न्यूज़ हो उनकी तो पूरा अपडेट होके जाओ आप, ये नहीं कि बस चले गए JCBL में, पूरा अपडेट। अगर तुम्हें हर एक चीज़ की बात होगी ना वहाँ, जानबूझ के तुम्हें ऐसे
पूछेंगे कि भाई JCBL के बारे में तुम क्या जानते हो। मैं क्या जानते क्या नहीं हूँ, मोटर इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, इसने ये किया था जी, वो किया था, ISO सेशन में लिया जी आपने, ठीक है। ये सारा लिखा 12 सितंबर, ये नोट कर लो, क्या दिक्कत है। एक दो 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 चार चीज़ कर लो, ABP न्यूज़ में भी आए थे जी आप 15 सितंबर में, ऐसी दो चार बातें बता दो, भाग 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 के तुम्हें बुलाएंगे। और कंपनी देख लो, मारुति देख ले। ये जी मारुति सुजुकी, सीधा इसमें यही है कि भाई सर्विस क्या है। ये तो डुप्लीकेट साइट खुल गई किसी डीलर की। सेल्स, सर्विस, मोर प्रोमेस, कस्टमर इंफॉर्मेशन, देख लो इसमें। इसकी डिटेल मतलब जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाने जा रहा है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल देख के जाओ, पता लग जाए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मारुति MD या डायरेक्टर, इससे कंपनी का वो पता लग जाएगा कि किस क्या औकात है कंपनी की। कंपनी डायरेक्टर को सर्च करो, मारुति डायरेक्टर कौन है। क्या हो गया, MUL मारुति उद्योग लिमिटेड डायरेक्टर। ठीक है जी, ये आ गए उनके डायरेक्टर। इससे पता लग जाएगा कितने करोड़ की कंपनी है, क्या है। ठीक है जी, NSE में चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ। वहाँ जाके भी कह सकते हो कि आपका शेयर इस रेट में चल रहा है आज, ठीक है ना। ये डायरेक्टर है, कौन कौन डायरेक्टर हैं ये भी आप इसके बारे में अपडेट होकर जा सकते हो, अगर मैनेजर जॉब में जा रहे हो तो। देखो आपको, ये तो देख लिया आपने मारुति का। अब मैं दिखाता हूँ हाईवे। हाईवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक
ठीक है जी, ये है, इसमें मैं हेड था अपने ज़माने में। ये जी फोर्जिंग प्लांट है। और इसमें देखो हाईवे ऑटोमोबाइल एक्सीलेंसी, ह्यूमनाइज फैसिलिटी क्या क्या है। यहाँ फैसिलिटी देखो, जाने से पहले देखो क्या सीएनसी टर्निंग है, वीटीएल है, रोबो ड्रिल है, इंडक्शन बिलेट हीटर है। अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं भी पता, सीधा यहाँ से कॉपी करो और उसमें लिखो, सारी पता लग जाता है। फोर्जिंग 600 से 250 टन की प्रेस हैं, सब मैंने यहाँ काम किया हुआ है। कोल्ड फोर्जिंग है, हॉट फोर्जिंग है, कंटिन्यूस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, शॉर्ट ब्लास्टिंग है, नॉर्मलाइज है, फर्नेंसीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा ना, तो धीरे धीरे से ये पता लग जाएगा कि किस तरीके का प्लांट है, क्या यहाँ पे है। पावर प्रेस है दुनिया भर की बड़ी बड़ी, फोर्जिंग की इंडस्ट्रीज में पावर प्रेस होती हैं ज़्यादातर। हाइड्रोलिक प्रेस कोई एक आध, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस महंगी है और पावर प्रेस सस्ती है। हाइड्रोलिक प्रेस तो अच्छी कंपनियां ही लेती हैं, ये पावर प्रेस से ही काम चलाती हैं इंडियन कंपनी। अब ये देखो, एक बात और दिखाऊंगा आपको। हाँ ये हाँ, ये आ गया डायरेक्टर। देखिए इसका डायरेक्टर, इसे पता लग जाए कितना ही औकात है इसकी। यह है जुबा कोर्प, इसमें सब आ जाएगा जो भी हो। देखो अभी 20 मई 1971 को मतलब कॉरपोरेट हुई थी, 50 साल 4 मन 26 दिन हो गए। फोकल पॉइंट पे लुधियाना में। ये सीधी सी बात यहाँ देखने की ये है। ये आगे डायरेक्टर कि सुरेंद्र कुमार सूद डायरेक्टर, अमोल मुंजाल होल टाइम डायरेक्टर, परमजीत कौर। मतलब सीधी सी बात यह है कि सुरेंद्र कुमार जो हैं, इसका लड़का अमोल मुंजाल, और एक परमजीत कौर इसकी घराड़ी, और अंकुर मुंजाल ये दूसरा लड़का इसका, और उमेश मुंजाल ये भी लड़की ही मिलेगी, क्योंकि इनमें पंजाबियों में पता नहीं लगता ना उमेश क्या है, ये लड़की का भी नाम ऐसा ही लिख देते हैं। तो ये सीधी सी बात है, एक बापू, दो इसके बेटे, दो डायरेक्टर, दो बहुएं, ये इनके डायरेक्टर। ठीक है जी, तो इससे पता लग गया ये परिवार की कंपनी है। और भी कुछ मिलेगा नीचे। ये तो कुछ और आ गया। हेलो, प्रणाम, सुना के बात होगी। हाँ हैं, फिर मैं क्या करूं इसमें। ना तो हरिओम से बात कर, मेरे पास फोन ना करिए इस मैटर पे आइंदा, वैसे करना होता तो इतना कर। हाँ तू जाने, तेरा हरिओम, मन नहीं पता किसी बात का। भैया थोड़ा वे बनाना आ गया था, इतना मकूल का फ़ोन आ गया था। तो आगे है जी बात कि इस डायरेक्टर से पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या है मामला। मैं तो भाग गया। सीधी सी बात ये है कि किसी भी कंपनी की आप डिटेल यहाँ देखना हो तो देख सकते हो आप, और देख कर सही ढंग से करके जाओगे ना, तभी है बात इसकी कि अच्छा इंटरव्यू होगा तुम्हारा। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो वहाँ किसी भी कंपनी में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ठीक है अभी दोस्तों इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बीच में गड़बड़ सड़बड़ होगी कुछ कुछ।